चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, और बेहतर कंटेंट के साथ कुछ ऐसी चीजों को मैं लेकर के आया हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आजकल आप एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम को देखेंगे, खासकर यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करता हूं तो उनके क्वेश्चंस में एक चीज जरूर होती है, दे आर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स। तो मैं प्रश्नों को लेकर के आऊंगा आपके सामने, उन प्रश्नों का अगर आंसर आप दे पाते हैं तो बहुत बेहतर होगा, पेन पेपर लेकर के बैठिएगा। नहीं दे पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके आंसर्स आपको विद एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा, दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। तो पहले अपनी नॉलेज को चेक करिएगा, फिर इसके बाद देखिएगा कि कितने आंसर फाइनली आपके सही हो पाते हैं और क्या आप एक जिस लेवल की तैयारी है उसकी तैयारी के अप्रोक्सीमेटली टारगेट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने है, एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर आपके सामने, टेंपल है। और अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन पहला ये कहता है कि भाई जो इमेजेस आपको दिख रही हैं ये टेंपल से रिलेटेड है, और इसमें रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगर हम बात करते हैं तो पंडरथन टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द लोकेटेड विच इंडियन यूटी, इंडियन में स्टेट में, यूटी में भी हो सकता है, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो अगर इस टेंपल की मैं बात करता हूं तो पहले से आपको इस टेंपल के बारे में बता देता हूं, कुछ क्लूज दे देता हूं। इस टेंपल के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह टेंपल लगभग अगर मैं बात करता हूं तो उस राज्य से बिलोंग करता है जो कि हाल ही में अभी रिसेंटली में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस प्राप्त कर चुका है 31 अक्टूबर 2019 को, और इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो टेंपल रिलेटेड है भगवान शिव से, गॉड शिवा से संबंधित है, और मैं उसी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूं जिसे एक यूनियन लेजिस्लेचर, अगर मैं बात करूं तो यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर का दर्जा दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर का। और इसके साथ एक और नया राज्य बना जम्मू एंड कश्मीर के साथ, लद्दाख, जिसके पास स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, विदाउट ये स्टेट लेजिस्लेचर है। क्लियर हो गई बातें? जम्मू कश्मीर के पास स्टेट लेजिस्लेचर है और लद्दाख के पास नहीं है, विदाउट यूटी है। 31 अक्टूबर 2019 से ये इंप्लीमेंटेड है और ये एक्सेप्टेड है कि 2 न्यू यूटीज फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। अब इसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, आंसर तो जम्मू कश्मीर आपको पता है। जो 800 सेंचुरी है, 800 एडी के टाइम पीरियड में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कब निर्माण करवाया गया था? 800। और बेसिकली इस क्षेत्र विशेष की मैं बात करता हूं तो अभी ये सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है पंडरथन मंदिर क्योंकि बादामी बाग श्रीनगर में है। और खास बात यह है बेटा, सबसे बड़ी बात की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो कायाकल्प, रिनोवेशन किया गया है, रिनोवेट कराया गया है, इसको रिनोवेशंस की अगर बात करेंगे तो इसका जो कायाकल्प हुआ है बेटा, उसका सबसे बड़ा एक जो वो निकल करके आता है रिजल्टेंट, वो निकल करके आता है चिनार कोर। इंडियन आर्मी की चिनार कोर जो है उसने इसका कायाकल्प किया है इसलिए। और आपको बता दें नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो है, जिसको एनएमए कहते हैं, इसके द्वारा मान्यता दी गई है। नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी किसके अंतर्गत आता है? कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, भारत संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसने इसको ये कह सकते हैं आपकी कायाकल्प के संबंध में संस्कृति मंत्रालय ने इसको क्या किया है? राष्ट्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी, द्वारा मान्यता दी गई है। क्लियर हो गई बात बेटा? दूसरा, कई मूर्तियों में 2 बड़े मोनोलिथिक रॉक शिवलिंगम के साथ गांधार शैली की मूर्तियों के रूप में होस्ट करती हैं। अब तो 2 चीजों का प्रमाण मिलता है, और ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है कि रिसेंटली वी फाउंड द आर्मी विद द थ्रू द कंस्ट्रक्शन थ्रू द आर्मी एंड कोर दैट इज द चिनार कोर। तो ये प्रश्न इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो मंदिर है, टेंपल है, अगर हम बात करते हैं पंडरथन टेंपल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में है, और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के विरासत में किया गया। और भारतीय सेना के चिनार कोल ने इसका कायाकल्प किया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसको नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने मान्यता दी है। क्लियर है? और किस भगवान से संबंधित है बेटा? ये भगवान शिव से।
तो शायद यहां तक एक्सप्लेनेशंस भी आपको प्रॉपर समझ में आई। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न, यहां पे इमेजेस आप देख पा रहे होंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। मैंने कहा था ना पेन पेपर लेकर के बैठेगा। क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नेफ्रा। नेफ्रा की अगर हम बात करते हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेफ्रा की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अजय भूषण पांडे जी। और ये इमेजेस हैं आपके सामने अजय भूषण पांडे जी की। दूसरी चीज, एक चीज समझिएगा, अगर अजय भूषण पांडे जी की बात करते हैं तो ये बातें चलिए एक फाइनेंशियल की पॉट कर रहे हैं। अब फाइनेंस कमीशन की से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका आंसर क्या करेंगे? फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। और एवरी 5 ईयर के बाद विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट कांट बी फॉर्म, इसे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना फॉर्म्ड नहीं किया जा सकता। अब यहां पे इसी अगर बात चल रही तो आप जानते हैं कि जब भारत में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता होती है, फाइनेंशियल किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की संबंधित घटना होती है, बहुत बड़ा कोई घोटाला होता है, तो उसकी जांच के लिए क्या उनसी बॉडी होती है? कैग। कैग का काम होता है कि जितने भी भारत सरकार के गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स हैं उसका क्या किया जाए भाई? ऑडिटिंग करा जाए। और कैग ऑडिटिंग करता है और अकाउंटिंग कौन करता है बेटा? जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसे अलग कर दिया गया है कैग से। शुरुआती तौर में कैग ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों करता था, बाद में 1976 के बाद से ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया। ऑडिटिंग का काम है भारत सरकार के सारे खातों की जांच करना, ऑडिटिंग का, और अकाउंटिंग का काम है कि भाई जो भी बही खाते हैं कि प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मेंटेन है या नहीं मेंटेन है, किसी प्रकार की कोई अनियमितता है उसको चेक करना। ठीक है, तो एक कैग है और एक है कंट्रोलर जनरल अकाउंट, CGA। ठीक है, क्लियर है बातें? तो दो बॉडीज हैं। और 65 बाई जो कैग के अपॉइंटमेंट की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, कैग के कहने पर ही पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। टोटल पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अगर हम बात करते हैं कैग की, तो कैग में वर्तमान समय के जो चेयरपर्सन है कैग के, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। और कैग की एज क्राइटेरिया है 65/6। क्लियर है? सैलरी की बात करते हैं तो 2,50,000। और कैग के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 148 से 151 तक हैं। कैग के बारे में यही से हमें पता चलता है इंफॉर्मेशन। कैग के ही कहने पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति होती है। टोटल नंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो सदस्य हैं वो होते हैं 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। क्लियर है यहां तक बातें? तो इस तरीके से कैग और फाइनेंस कमीशन और रिसेंट के अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल कमीशन से, तो वही थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पे प्लीज फोकस करिएगा। बहुत सारी चीजें मैंने इनके बारे में बता दी। अब आइए आगे बात करते हैं। एक्सप्लेनेशंस के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी कुछ चीजें बताई गई हैं। आंसर्स मैंने आपको बता ही दिए। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर फाइनेंशियल सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नेफ्रा। The Appointments Committee of the Cabinet ACC has been appointed for the period of 3 years. This is the most important. What will be the tenure? You can say that easily here. These will be the time of a 3 years period. He retired as a revenue secretary in the Feb last year. ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेफ्रा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई। चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एज अ मार्च ऑफ 2022 what is the India's place in the global list in the term of market capitalization? सबसे पहले तो ये जान लीजिए what is the basic difference between the money and the capital. कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टेड फॉर्म ऑफ मनी, दैट्स इज द कॉल्ड कैपिटल। आपके पास 10 रुपए का नोट है, वो कैपिटल नहीं है। आपने 10 रुपए की कोई वस्तु खरीद ली, वो आपकी एसेट्स हो गई, वो कैपिटल हो गई। क्लियर है बात? तो उसी की बात कर रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जा रही है। 3rd, 5th, 6th, 7th। अगर मार्च 2022 की बात कर रहे हैं इंडिया की प्लेस इन द ग्लोबल लिस्ट में, तो आप कह सकते हैं कि देखिए 5th प्लेस है। इंडिया की कौन सी प्लेस है? 5th प्लेस है। और वर्ल्ड वाइड अगर रैंकिंग में बात करेंगे, टॉप मोस्ट प्लेस है तो वो है यूएस की। और आप जानते हैं यूएस टॉप पे इन सब चीजों में, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हुई, ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात अगर करते हैं आप, तो उसमें कहीं ना कहीं वो टॉप पे ही रहता है। चलिए
नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आंसर तो आपको पता चल गया। आगे की ओर अगर हम बात करें तो अगला आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है इसके एक्सप्लेनेशंस के तौर पे 5th प्लेस से मैंने बता दिया, इंडियाज इक्विटी मार्केट हैज एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड टॉप 5 लिस्ट टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मैंने कहा ना कि कैप स्टैंड एट द USD 3.21 ट्रिलियन। कितना भाई? 3.21 ट्रिलियन। द फर्स्ट 4 प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द US, और US का कितना है? 47.32 ट्रिलियन। और हमने अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो करने के लिए टारगेट ट्रिलियन में रखा है, मिलियन में तो रखा ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। चाइना USD 11.52 ट्रिलियन, जापान USD 6 ट्रिलियन एंड हांगकांग। अब इंडिया के बाद कौन से देश हैं आपको बता दूं, यूके, सऊदी अरेबिया, कनाडा, फ्रांस एंड जर्मनी। क्लियर है बातें? चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और यहां पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे आपके सामने क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द बुक टाइटल्ड रोल ऑफ लेबर इन इंडिया एंड इंडियाज एंड डेवलपमेंट। और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एनडीए सीटीएस पॉइंट ऑफ व्यू में जिसको हम सर्च आउट कर पाना बहुत टफ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नीति आयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीति आयोग का इससे रिलेशंस उतना नहीं है जितना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है। हालांकि नीति आयोग की स्थापना आप जानते ही हैं कि 1 जनवरी 2015 को की गई, और इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। इसके नीति आयोग के पहले जो डिप्यूटी चेयरपर्सन थे वो थे अरविंद पनगड़िया। उनकी रिजिग्नेशन के बाद जो करंट में डिप्यूटी चेयरपर्सन है नीति आयोग के वो है राजीव कुमार। ठीक है, और हमेशा आप जानते हैं कि नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होगा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। तो करंटली चेयरपर्सन है उसके कौन? चेयरपर्सन जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, चले तो इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कुछ चीजें आइए देख लेते हैं भाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड रोल ऑफ लेबर इन द इंडियाज डेवलपमेंट। क्या है जो मजदूर हैं उनका क्या योगदान है उसके बारे में। चल अब अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, द बुक कंटेन्स 12 आर्टिकल्स रिटन बाय द इमिनेंट academic on the contribution of labor in India development journey. It was published by V.V. Giri. It was published by V.V. Giri. याद रखिएगा बेटा, V.V. Giri, National Labour Institute, which is an autonomous training institute under the Ministry of Labour. कभी कभी इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछ सकता है, और कौन सा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है यह भी पूछ लेता है। तो ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें, आप सबको ये बातें समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। विच प्रोडक्ट इज द रशियन बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ट्रेड। वर्ल्ड वाइड अगर ट्रेड की बात करा जाए तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा? रसिया का। किस फील्ड में? डिफेंस इक्विपमेंट, क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम। राइट आंसर विल बी द क्रूड पेट्रोलियम। आपको अभी रिसेंट की न्यूज सुनाई दी होगी कि रसिया इंडिया को बहुत ही लोवेस्ट रेट पे क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करना चाहता है। और आप जानते होंगे कि क्योंकि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री के रूप में रहा है यूक्रेन और रसिया के वार के समय, तटस्थ देश रहा है। दूसरी चीज, कहीं ओवरऑल अगर बात करी जाए तो रसिया ने हमेशा इंडिया का फेवर लिया है, चाहे वो यूएन में रहा हो, चाहे इंटरनेशनल वॉरफेयर की बात रही हो, हमेशा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने आपकी अभी भूतपूर्व में मदद करी हो उसकी वर्तमान में आपकी मदद करनी चाहिए। तो रसिया ने भी एक इंडिया के सामने रखा है, लेकिन ओवरऑल जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो रसिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है क्रूड पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का है। चलिए क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं भाई। आंसर्स क्रूड पेट्रोलियम आपको बिल्कुल पता है, सभी को पता है भाई। चलिए अब यहां पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैश्विक व्यापार में रूस, यहां पे रूस लिख लेंगे आप, रूस करेक्ट कर लेंगे। रसिया's biggest contribution to the global trade is energy, especially crude petroleum, USD 123 billion. Right answer will be, ये कभी कभी पूछ लेता है, USD 123 billion. It is followed by the refined petroleum and gas. Recently, Russia announced an export ban for more than 200 products after it was hit by the sanctions over the invasion of Ukraine. Russia still remains a key energy supplier to the European Union countries. अभी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को सबसे ज्यादा जो सप्लाई करता है। देखिए आपको बता दें, नाटो अभी जो करंट में है, नाटो का हेडक्वार्टर कहां है बेटा? नाटो का हेडक्वार्टर आपसे कोई
पूछे तो कहां है? बेल्जियम के ब्रसेल्स में। याद रखिएगा, नाटो, रसिया, यूएसएसआर, यूक्रेन, इनके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो यहां पे वैश्विक व्यापार में रूस का सबसे बड़ा योगदान ऊर्जा, विशेष रूप से क्रूड पेट्रोलियम में, और आप समझ सकते हैं कि व्यापार का जो क्षेत्र है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, याद रखिएगा बेटा, ये फ्रेंच वर्ड है। तो फ्रेंच वर्ड में इसका फुल फॉर्म ये होता है, क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का फुल फॉर्म है CERN। has recently suspended the observer status of which country? ऑब्वियस सी बात है, रसिया का सस्पेंड किया गया है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन में बेलारूस है तो यू कैन गो थ्रू विद बेलारूस, बट नॉट राइट आंसर। राइट आंसर इज द हियर रसिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप यहां पे एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं इसके क्या। अब देखिए, रसिया और यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्लासेस का मेन कारण जो अभी तक समझ में आया है वो रहा है कि नाटो में इसका जाना, यूक्रेन का नाटो का सदस्य बनना और रसिया की कुछ बातों को इसको इग्नोरेंस देना, ना समझ पाना, तो वो कारण रहा है। और ओवरऑल फिलहाल अगर बात करी जाए तो युद्ध किसी भी चीज की एक फाइनल एंडिंग नहीं होती, वो बर्बादी का एक सिर्फ कारण, चाहे वो रसिया के लिए हो चाहे यूक्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल कहीं ना कहीं वो आपकी कमजोरी को शो ऑफ करता है। द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च नोन एज CERN रिसेंटली सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ रसिया। अब क्यों रसिया? अब याद रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट एटम स्मैशर CERN अनाउंस द 23 मेंबर्स स्टेट कंडेम्ड रसिया इन्वेजन। कुल कितने सदस्य हैं बेटा? 23 देश हैं इसमें। 23 देशों ने क्या किया है आपको, जिसने क्या किया है, कंडेम किया है, निंदा करी है किसकी? कि रसिया का जो इन्वेजन है ओवर द यूक्रेन। ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या किया है, ऐसा माना है कि भाई कहीं ना कहीं जो है CERN, और वो जानता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हो जाएगा तो शायद वो बहुत बड़ा दुनिया के लिए घातक होगा, तो किसी भी कंडीशन में वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार के केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल? कब हुआ ये नेशनल यूथ फेस्टिवल? इसके उद्घाटन किसने करा? तो ये 10 और 11 मार्च 2022 को कहां पे हुआ? दिल्ली में हुआ। ठीक है, कहां पे हुआ? और सेंट्रल हॉल में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर जी ने किया। और इसका थीम क्या था? Be the voice of New India and find solution in the contribution to the policy. A will be the right answer. एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप सबको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मिलेगा। You can go through it. Be the voice of New India and find solution in the contribution to the policy. इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया? किसके द्वारा? जो है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। और ये कहाँ पे हुआ भाई? यूथ पार्लियामेंट की शुरुआत कहां पे की गई? आपके अगर बात करी जाए तो सेंट्रल हॉल में। कब हुई? 10 से 11 मार्च के बीच में। इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? जो 18 से 25 साल के युवा हैं उनमें जो एनर्जी लेवल है स्पोर्ट्स को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करना। ठीक है, और तीसरा, थर्ड ये संस्करण था, तीसरा एडिशन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, UDICE plus report which is released, which was released recently associated with the which field? अगर इसकी बात करी जाए, सैनिटेशन, एजुकेशन, बिजनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, एजुकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज को प्रमोट किया गया है, वो है क्या है? एजुकेशन। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2020-21 and the school education of the India was released recently. As per the report, the number of students enrolled in the school education from primary to the higher secondary has improved to the 25.38 crore in the 2020-21 session. Gross enrollment ratio GER has improved 2021 all the levels. Reports that as many 39.7 lakh students of a government aided private schools student have shifted the government school. बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है। ये बताती है कि भारत की स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की रिपोर्ट ये बताती है कि रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई है। सकल नामांकन अनुपात 2020-21 में कुल बढ़कर के कितना हो गया है बेटा? 39.7 लाख।
ठीक है, तो यह बेहतर है और हमारा कहीं ना कहीं एजुकेशन के सिस्टम में वो दिखाता है। इंडिया साइंड एमओयू विद द कंट्री इंप्लीमेंटेड द BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, किसके किसके साथ हुआ? अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश और भूटान के साथ। आइए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश एंड नेपाल, India, Bangladesh and Nepal finalized an enabling memorandum of the understanding related to the motor vehicle act। वही है BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो बी होगा, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो उसी के रूप में ये क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड एज द डेटेड 16th of March। एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं तो भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1995 में मनाया गया था। 2022 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है और क्योंकि भारत ने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है कोविड-19 टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक की शुरू की है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का विषय सभी के लिए टीके का काम। चल अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस को आप देखे होंगे तो जो बेहतर क्वेश्चन थे एनडीए सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रखा गया था। आपका सेशन ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी होली वंस अगेन।